नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के साइंस का यानी फिजिक्स यानी भौतिकी, देखिए आपने लिखा हुआ भौतिकी का चैप्टर 1 पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में समझाएंगे और साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी नॉलेज हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे देने का। तो सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन देखिए लिखा हुआ है, पहला चैप्टर है। और सबसे पहले इस प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले समझना होगा कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पहला क्वेश्चन होता है ऊर्जा का स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो सूर्य है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरी बात आप जान गए कि ऊर्जा की प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। और प्रकाश क्या करता है? किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ये हमारा आंख जो है किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएगा यदि प्रकाश नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रकाश का होना जरूरी है। क्लियर? तो अब आप जान गए प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। तो किसी भी कोई भी वस्तु हमें दिखता कैसे है? प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें कोई वस्तु दिख पाता है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमें तब दिख रहा है कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस बोर्ड पे आ रहा है और ये प्रकाश यहां से टकरा कर लौट रहा है और लौट कर हमारी आंखों पे आ रहा है, तभी हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। क्लियर? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकरा कर लौटती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? समझ गए? अब प्रकाश स्रोत के बारे में पूछा जाएगा। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत आपको हो गया सूर्य, तारे और जुगनू। जुगनू किसको कहते हैं? रात में देखे होंगे एक भगजगनी, कहाँ पे गांव घर में कहा था भगजगनी। रात में वो कीड़ा उड़ता भी है और उसके शरीर से लाइट भी जलता है। उसके बाद मानव निर्मित क्या हो गया? लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ये सब हो गया मानव निर्मित। अब आते हैं हम पारदर्शी वस्तु में। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? जिस वस्तु से होकर प्रकाश के किरण आर पार हो जाए, आसानी से आर पार हो जाए, उसे कहते हैं पारदर्शी वस्तु। जैसे कांच हो गया, हवा हो गया। अभी देखिए हम जैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल है, हम हैं, यहाँ पे दो आदमी बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, बीच में हवा भी है और फिर भी हम एक दूसरे को देख पाते। इसका मतलब हवा क्या है? पारदर्शी है। साफ पानी, ये सब पारदर्शी है। उसके बाद अपारदर्शी किसको कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आसानी से आर पार नहीं हो सके, उसे कहते हैं अपारदर्शी। पारभासी किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आर पार तो जाता है लेकिन थोड़ा बहुत जाता है आंशिक रूप से, उसको कहते हैं पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज। अब आते हैं प्रकाश के किरण पुंज। और एक बात और, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपको याद रखना है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। एक क्वेश्चन और, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात का मतलब होता है शून्य। निर्वात का मतलब क्या होता है? शून्य। शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि किलोमीटर में कहेंगे तो इसी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कहेंगे। क्लियर? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया। अब देखिए इससे पूछे जाने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। क्लियर हो गया? किरण पुंज के बारे में जाने। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपको याद रखना है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और क्या पूछा जाएगा इससे संबंधित प्रश्न? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं?
तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी को काल्पनिक भी कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर? समझ गए? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। प्रतिबिंब समझिए किसको कहते हैं? जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो वो पीछे में जो हमारा चेहरा दिखता है, जिससे दर्पण इसके पीछे जो चेहरा दिखता है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? समझ गए? अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो दो नियम ये भी जान गए। दूसरी बात आप जानिए कि दर्पण कैसे बनता है? दर्पण कांच के टुकड़ा से बनता है, कांच का टुकड़ा। अब जो समतल कांच का टुकड़ा है, जैसे मान लीजिए समतल है, ये कांच का टुकड़ा है समतल, तो ये अभी पारदर्शी है। समतल कांच का टुकड़ा होता है वो पारदर्शी होता है। दो साइड में से यदि एक साइड में क्या किया जाता है, सिल्वर यानी चांदी से रजतित किया जाता है, चांदी को पिघला के पेंट कर दिया जाता है, तो वो एक साइड पेंट किया जाता है, एक साइड ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो जिस साइड छोड़ दिया जाता है वो बन गया दर्पण, उधर हम चेहरा देख सकते हैं। समझ गए? और उसके ऊपर क्या करता है, गहरे रंग से पेंट कर दिया जाता है, इसलिए कि चांदी का जो परत है वो ना हटे, क्योंकि वो मुलायम होता है, वो हट जाता है। तो इस तरह से दर्पण बनता है। ये दर्पण तो ये हो गया, इसको समतल दर्पण कहते हैं। अब दर्पण यदि आपसे पूछा जाए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण यानी मिरर कितने प्रकार के होते हैं? तो मिरर दो प्रकार के होगा। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? अब आप कहिए। एक हो गया समतल और गोलीय, दो तरह के दर्पण हो गया। समतल दर्पण जो हम लोग घर में जनरली हम लोग यूज करते हैं चेहरा देखने में, और गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल। समझ गए? अब देखिए समतल दर्पण कैसा होता है। समतल दर्पण आपको बना देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंबल बता देते हैं, ये समतल है, प्लेन है, तो इस तरह से ऐसे रजतित का सिंबल होता है, ये समतल दर्पण हो गया। ये कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण। इधर ये परावर्तक सतह हो गया, इधर से हम लोग चेहरा देखेंगे। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण धंसा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण बनता कैसे, ये समझिए पहले। अवतल दर्पण जैसे मान लीजिए ये खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है, और हम यदि इसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं, यह एक टुकड़ा बन जाएगा, ये टुकड़ा बन जाएगा, टुकड़ा बन जाएगा। इस टुकड़े को यदि हम, जैसे मान लीजिए टुकड़ा हमारा ऐसा बन चुका है, इस तरह से बन चुका है, यदि अवतल दर्पण बनाना है तो बाहर से रचित करना पड़ेगा, इधर से। ये जो चांदी का परत है हमें इधर से चढ़ाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा। इसको यदि हम इधर घुमा दें, इसको यदि इधर घुमा दे तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये बन गया आपको अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। और उत्तल कैसा बनेगा? जब हम अंदर से रचित करते हैं, ये इधर से भी रचित कर देंगे तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। क्लियर? समझ गए? आप समतल दर्पण जान गए, अवतल दर्पण जान गए, उत्तल दर्पण जान गए। अब आपको पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए इसमें, इस दर्पण में आभासी बनेगा, और इसमें उत्तल में भी आभासी बनेगा। आभासी समझ गए? आभासी इसमें भी, समतल में भी, उत्तल में भी। और अवतल में क्या होगा? आभासी और वास्तविक दोनों बनेगा। आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। क्लियर? समझ गए? दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत जान गए। अब जो है हमें क्या चीज जानना है, इससे पूछा क्या जाता है? पूछा जाएगा अब इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। इधर मिटा देते हैं, ऊपर। अवतल देखिए उपयोग लिखे हैं, ये निश्चित ही पूछेगा अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग होता है हजामती। हजामती का मतलब होता है दाढ़ी बनाने में। हजामती का मतलब क्या होता है? दाढ़ी, दाढ़ी बन समझते हैं ना, ये बियर्ड, दाढ़ी बनाने में। दूसरा, इस दर्पण का उपयोग क्या चीज होता है?
नाक, कान, नाक, कान, दांत, गला आदि का इलाज करने में डॉक्टर इसका उपयोग करता है, डॉक्टर। दूसरा, नेक्स्ट तीसरा किसमें होता है, वाहन यानी जो मोटर कार है उसके हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट में, हेडलाइट में। चौथा कहां होता है, सौर भट्ठी में, किसमें, सौर भट्ठी में। किसका, अवतल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें होता है, वाहन में यानी कार में, मोटर कार में साइड में, ड्राइवर जो है पीछे वाला सीन को देखता है, पीछे में जो गाड़ी आ रहा होता है तो इसको कहते हैं साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में, वाहन में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। समतल का तो सभी के घरों में समतल दर्पण होता है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें समतल दर्पण नहीं होगा, जिसमें कि अपना चेहरा देखता है। हर व्यक्ति बिना चेहरा देखे घर से बाहर नहीं निकलता है, समतल दर्पण का उपयोग तो हर घर में होता है। क्लियर, ये समझ गए। ये वाहनों में साइड मिरर के रूप में होता है, ये उपयोग समझ गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि दर्पण सूत्र, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा दर्पण सूत्र। ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, दर्पण सूत्र क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण सूत्र है, आप ध्यान रखिएगा, ये दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहीं पर यदि प्लस के जगह पर आप माइनस दे दीजिए तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा तो ये लेंस सूत्र बन जाएगा, लेकिन अभी हम दर्पण बात के बारे में बता रहे हैं इसलिए अभी यही लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब है, और इससे संबंधित क्या पूछेगा, f बराबर r/2, f बराबर r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये याद रखना है। उसके बाद आवर्धन बराबर पूछा जाएगा। आवर्धन क्या होता है, दर्पण का आवर्धन, आवर्धन को m से सूचित किया जाता है तो -v/u, ये भी आपको याद रखना है। दर्पण में आवर्धन बराबर क्या होता है, -v/u, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, आपसे क्या पूछा जाएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। इसको थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा रोको बाबू वीडियो को। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है, यानी पूछा जाता है कि उसकी जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो याद रखना है, अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक, और उत्तल है तो धनात्मक। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे आपको रहेगा कि किसको, कभी कभी दिमाग में ये आएगा उत्तल का ऋणात्मक तो नहीं होता है, या फिर अवतल का धनात्मक तो नहीं होता है आपके दिमाग में। इसका आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए अवतल, देखिए अवतल में कितना अक्षर है, 1 2 3 4, ये बड़ा है और ये छोटा है। साइज में देखिए लिखावट में, ट्रिक आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बड़का के साथ बड़का, बड़ा वाला। देखिए ऋणात्मक और धनात्मक में कौन छोटा है, देखने से लग रहा है। देखिए ऋणात्मक बड़ा लग रहा है और धनात्मक छोटा लग रहा है। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, री में ऐसे लगा हुआ तो बड़ा है। याद रखना है, अवतल यदि है तो बड़का, ये अवतल देखिए बड़ा है लिखने में, और ये भी बड़ा है, तो बड़ा के साथ बड़ा, छोटा के साथ छोटा। तो अवतल है तो ऋणात्मक, उत्तल है तो धनात्मक। क्लियर, यही आपको लेंस में भी वो ट्रिक काम आएगा। आपसे पूछा जाएगा अवतल लेंस का फोकस दूरी डैश होती है तो ऋणात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी की डैश होती है तो धनात्मक होती है। क्लियर, यही ट्रिक आपको क्षमता में भी काम आएगा, लेंस की क्षमता में, दूसरे चैप्टर में है। इस चैप्टर में मेन चीज आपको समझाने का हम कोशिश किए जल्दबाजी में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी बात एक और चीज बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, इस तरह से दर्पण है, थोड़ा सा जल्दीबाजी में समझाते हैं। और इसका जो दर्पण का मध्य बिंदु है इसको ध्रुव कहते हैं, इसको P से सूचित किया जाता है। और ये ऐसे करके लाइन खींच दे, मान लीजिए ये ध्रुव हो गया, यहाँ पे F हो गया और यहाँ पे C हो गया। तो इस तरह से ये जो लाइन खींचे हैं इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको कहते हैं फोकस बिंदु, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। ये ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और ध्रुव यानी ये जो ध्रुव दर्पण है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो
इस चैप्टर में कुल मिला के यही सब था। हम कोशिश कर रहे थे कि जल्दीबाजी में आपको समझा दें, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।